हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है गाइज कि जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप के कुछ सवाल डिस्कस किया था, जिसमें एक सवाल आपको अच्छे से याद होगी, जिसमें एक स्लाइडर मूव करती थी पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल लाइंस पे एक्चुअली, और उसमें एक कैप्स्टर लगा होता था। तो फिर आपसे पूछा गया था कि उस रॉड की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, किसी टी टाइम पर कितनी होगी। हमने काफ़ी अच्छे से उससे डील किया था। उसी में एक छोटी सी और डिफरेंट वैरायटी होती है, जिसमें रजिस्टर भी लगाया रहता है और साथ साथ कैप्स्टर भी मेंशन रहता है। तो चलिए आइए एक सवाल देखते हैं हम लोग। बढ़िया सवाल ये माना जाएगा। जस्ट पहले की तरह एक पैरेलल रेल है और ये रजिस्टर है, और यहां पे हमने एक कैप्स्टर लगा रखा है, और यहां पे एक इस तरीके का स्लाइडर है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर लेगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसकी लेंथ L है, कैपेसिटी C है, रेजिस्टर R है। तो आपसे फिर से पूछा गया है कि जो स्लाइडर है, स्लाइडर की स्पीड बताए किसी t टाइम पे, ठीक है, रेजिस्टर अभी है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर at any instant t, राइट। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप रिकॉल करें, उसमें केवल कैप्स्टर था। तो हमने क्या किया था, कैप्स्टर में चार्ज निकाला था, उस चार्ज के हेल्प से हमने उसको डिफरेंशिएट करके करंट निकालने की कोशिश करी थी। उस करंट से हमने पीछे फोर्स देखा था, याद होगा। और हाँ, एक और बात इसमें छूट रही है, इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स हमेशा एक लगाया जा रहा है, वहां भी बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा था। तो याद होगा कि उसमें कैप्स्टर में चार्ज निकाला था, चार्ज के हेल्प से करंट निकाला था, करंट के हेल्प से हमने फोर्स निकाल लिया था मैग्नेटिक, और फिर F माइनस एफ मैग्नेटिक इक्वल्स ma, और उसी को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी। एक्सेलरेशन को हम लोग एक और तरीके से निकाल करके फिर I को इक्वेट करके आपको फाइनली एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल दिया था, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद वेलोसिटी किसी टी टाइम में निकाला था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन निकाला था वो कांस्टेंट था, इसलिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हमने डायरेक्ट यूज कर लिया था। अगर आपको याद नहीं हो तो प्लीज पीछे का एक बार वीडियो सेशन देख लें, या फिर कॉपी में जो आपने नोट कर रखा है एक बार उससे देख लें, फिर आगे बढ़ें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेम सवाल है, बट इसमें रजिस्टर कनेक्ट कर दिया गया है, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे सब लोग। जब ये ऐसे मूव करिए, फील्ड अंदर की तरफ है, तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होती है, काफी बार आपने बनाया है। यहां से मान लीजिए करंट गई, अब यहां से दो पार्ट में करंट चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी। हमें नहीं पता तो लोग इधर मान लेते हैं I1 और इधर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए I2, कोई शक तो नहीं है। और देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो मूव कर रही है नो डाउट। तो दरअसल ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा, और उस सेल का जो EMF होगा वो BVL होगा। क्या होगा? BVL। किसी भी इंस्टेंट V की मैं बात करूंगा तो BVL होगा। हम इसे ऐसे सोच सकते हैं, इसकी EMF क्या होगी? BVL, राइट। किसी भी इंस्टेंट जिस समय वेलोसिटी इसकी भी है, अगर इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो हम लोग 0 से आगे बढ़ेंगे। फोर्स इस पर कितना लग रहा है? सामने की तरफ F। वो मैं इसमें इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस इसको इंडिकेट करने के दिखा रहा हूं कि भाई ये सेल की तरह बिहेव करेगा जिस समय इसकी वेलोसिटी भी हो गई रहेगी। अब ध्यान से मेरी बात समझेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसके क्रॉस है उतना ही इसके क्रॉस होगी, उतना ही इसके क्रॉस, क्योंकि सब पैरेलल है। तो इसके क्रॉस अगर हम इसमें चार्ज निकालें, इसमें चार्ज निकालने की कोशिश करें और इसमें करंट निकालने की कोशिश करें, I2 और ये I1, ध्यान से समझें। तो अगर मैं चार्ज निकालने की कोशिश करूं तो C इंटू EMF, और EMF कितनी है? BVL। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को हम लोग सोच पा रहे हैं, BVL हो जाएगी। क्लियर है? अगर हम dQ/dt कर लें तो उस सेक्शन में करंट पता चल जाएगा, तो CBL एंड dV/dt। क्लियर है? क्या हम इसे I1 बोल पाएंगे? बिल्कुल। ये CBL, ये dV/dt। चूंकि वेलोसिटी वेरिएबल है गाइज, तो इसलिए हमने इसको 0 नहीं लिया है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, हर टाइम में वेलोसिटी वेरी कर रही होगी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं I2 की बात करूं, I2 तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है BVL ही होगी, रजिस्टर R से डिवाइड कर दे तो I2 मालूम हो जाएगा। तो अगर मैं I2 निकालूं तो E/R, और ये है आपका BVL
बाई आर, बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट। तो हमने I2 निकाल लिया, राइट। अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा, इस वाले सेक्शन में करंट कितनी है, I मान लीजिए, तो I पक्का I1 प्लस I2 के इक्वल ही होगी 100% KCL से। तो अगर मैं KCL को यूज करूं किरचॉफ्स करंट लॉ से, तो I किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 के। तो I1 क्या है वो हमने निकाल के रखा हुआ है, CVL dV/dt एंड दिस BVL by R, क्लियर है। तो ये हमने I निकाल के रखा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, अब इस पे जो फोर्स पीछे की तरफ होगा वो किसी भी करंट I होने में F मैग्नेटिक पीछे फोर्स होगी, राइट। तो अगर मैं F मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, F मैग्नेटिक की बात करूं तो IBL होती है, इतना तो आपको पता ही है, IBL, और I तो हमने निकाल के रखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट CBL dV/dt प्लस BVL by R टाइम्स ऑफ B into L, राइट। तो ये अपना क्या हो गया, F मैग्नेटिक। अब बारी है एक्सेलरेशन निकालने की। सामने फोर्स F लग रही है, पीछे FM लग रही है, तो F माइनस FM इक्वल्स M into A। चलिए यूज करते हैं, F माइनस F मैग्नेटिक इक्वल्स M into एक्सेलरेशन, और F तो फिक्स्ड है, F मैग्नेटिक हमने निकाल रखा है। दिस इज CBL dV/dt प्लस BVL by R, राइट, इंटू BL इक्वल्स M इंटू दिस इज dV/dt लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन को हम dV/dt लिख सकते हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। राइट, इस तरह से माइनस हो जाएगा और M dV/dt। अब dV/dt को एक साथ कर लेते हैं, तो इस साइड M कॉमन हो जाएगा, CB²L² एंड dV/dt, राइट। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लें, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। अब अगर आप अच्छे से वॉच करें तो यहाँ पे V है, राइट। ये पूरा वेरिएबल, एक ये तो वेरिएबल नहीं, लेकिन एज ए होल ये फंक्शन वेरिएबल माना जाएगा, क्योंकि V क्या है, वेरिएबल है यहाँ। तो इस वाले V को मैं V के साथ लेता हूँ, ये सारा पैरामीटर कांस्टेंट है गाइस, ठीक है। केवल और केवल वेरी क्या कर रहा है, V, इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो ये चीज़ नीचे चली आएंगी, ऊपर dt चला जाएगा, और ये यहाँ। तो जरा ध्यान से देखिए क्या मिलने वाला है हमें, तो dt/r टाइम्स ऑफ M प्लस CB²L²। अगर मैं R से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा MR और ये हो जाएगा, राइट। और dV डिवाइडेड बाई FR माइनस, देख सकते हैं आप, B²L²V। बस ये छोटा सा चीज़ बच जाएगा। अब दोनों साइड में सिंपली इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ टाइम है तो स्टार्टिंग में 0 लेते हैं, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, किसी t टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जानी है, v, यही तो पूछा गया है। अब ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट है, तो dt का t होगा, t बाई अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सबसे क्या होगा, अपर लिमिट डालेंगे तो t होगी, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 हो जाएगी, तो यही आएगा। ऐसे आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब 1/v है, ये लीनियर, ये सब कांस्टेंट है, तो v की पावर 1 है, मतलब लीनियर है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, कोफिशिएंट से बस डिवाइड करना पड़ेगा। सो ln FR माइनस B²L²V, राइट, इतनी हो जाएगी, और कोफिशिएंट विच इज माइनस B²L² से डिवाइड पड़ेगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट का ध्यान रखेंगे, राइट। तो अगर आप अच्छे से बात करें तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे चली जाएंगी, तो माइनस B²L²T डिवाइडेड बाई MR प्लस CB²L²R, और यहाँ पे क्या होगा, ln। पहले अपर लिमिट डालेंगे तो वही होगी, लोअर लिमिट डालेंगे तो केवल FR आएगी, राइट। तो थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ, अब अच्छे से वाच करना। v डाल देंगे तो पूरा एज इट इज रह जाएगा, 0 डालेंगे तो केवल FR आ जाएगा, दोनों माइनस में होगा, मतलब log m माइनस log n, तो m/n कर लें। तो इस चीज़ को फटाफट कर लेते हैं। आप कर लेना इस चीज़ को,
इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस दिस, या मैं पूरा कर लेता हूँ, इसको अगर मैं बाहर कर लिया तो ये e की पावर इतनी चीज़ें आ जाएंगी। इतनी चीज़ों को मैं कुछ मान लेता हूँ, कुछ kt, सो माइनस kt, राइट। अब k के जगह पर इतना चीज़ उठा के डाल लेना। सो अब यहाँ से डिवाइड करके यहाँ से कोई भी आराम से निकाल पाएगा। ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो ये सवाल भी थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा। इसमें कैपेसिटर के अलावा क्या था, रजिस्टर था, तो इसमें हमें करंट को प्रॉपर्ली निकालना पड़ा इस वाले सर्किट में और इस वाले सर्किट में, और आई हमें इससे देखनी पड़ेगी, बिकॉज फोर्स मैग्नेटिक तो इस वाले एलिमेंट पे लगेगा ना, इस वाले लेंथ पे लगेगा, तो आई देखना बड़ा जरूरी है। और आई निकालने के लिए हमें I1 और I2 का हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? कुछ भी खास इसमें नहीं है। तो चलिए फटाफट इस चीज़ को कॉपी कीजिए। एक दो सवाल और इस पर लगाते हैं, जो पीछे हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसी के बेसिस पर कुछ सवाल लगाएंगे, और फिर टाइम अगर बचता है तो कुछ नई कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आगे भी एक सवाल करेंगे। सवाल जस्ट पहले जो हमने पढ़ा रखा है कि कोई रॉड अगर मूव कर रही है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट प्रोड्यूस होती है, राइट, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो उसी में बेस्ड एक छोटा सा सवाल मैं सेट कर रहा हूं। एक इंक्लाइंड प्लेन टाइप का स्ट्रक्चर है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से एक स्ट्रक्चर, राइट, इंक्लाइंड प्लेन जैसा, ये थीटा एंगल पर ऐसे है, और यहां पे एक स्लाइडर है, राइट, ये स्लाइडर है, इसकी मास मान लेना है m, इसकी रेजिस्टेंस r मान लेनी है, और ये फ्रीली ऐसे आ सकती है नीचे, राइट। स्टार्टिंग में 0 से चल रहा है, धीरे धीरे ऐसे से बढ़ने लगेगी, तो एक समय के बाद, ठीक है, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। एक समय के बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट, और फील्ड यहां पे कैसे है, तो जस्ट वर्टिकली अपवर्ड। सवाल बहुत ही शानदार है, ये थोड़ा 3D का आइडिया इस पे लाना है बस, और कुछ है नहीं खास इसमें। ठीक है, फील्ड ऊपर है, राइट, फील्ड जस्ट ऊपर है, और स्लाइडर कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। तो स्लाइडर की जब कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, उस समय की बात हो रही है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। स्लाइडर की मास m है, इसकी लेंथ l है। इफ स्लाइडर moves with constant velocity v, then find v, right। कैसे इसको हम लोग सोचेंगे? अब गाइस सोचो, मैग्नेटिक फील्ड में ये स्लाइडर मूव कर रही है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और साथ साथ इधर mg साइन थीटा भी एक्ट कर रही है, दोनों फोर्सेस। क्योंकि आपको पता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, सिचुएशन कुछ ऐसे है, आप थोड़ा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए। अगर हम सामने से देखेंगे ऐसे, तो ये हमारा वायर है, राइट, ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में करंट किधर से किधर होगी उसको भी हम जरा देख लेते हैं, राइट। ऐसा ही सिचुएशन है, और फील्ड ऊपर की तरफ है, और ये ऐसे मूव कर रही है, समझिएगा बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और ऐसे, तो करंट अंदर की तरफ होगी, करंट किधर होगी, अंदर की तरफ, क्लियर है, करंट अंदर की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, मतलब ऐसे क्रॉस होगी। समझ पा रहे हैं? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मोशन ऐसे, तो ऐसे ऐसे, मतलब करंट किधर, अंदर की तरफ होगी। खूब अच्छे से क्लियर है। अब आप सोचो कि करंट अंदर की तरफ है, सपोज करो कि करंट अंदर, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे करंट अंदर है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर। तो इसके लिए हमें फिर इसी हाथ को ले जाना पड़ेगा। आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो ये फोर्स को बताएगा। तो देखिए ध्यान से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट अंदर, तो फोर्स जस्ट इस साइड में, फोर्स जस्ट इस साइड में, इस बी के परपेंडिकुलर, जस्ट इस साइड में। अब यहां भी तो देख सकते हो, आपने फिर से देखा है, ये चीज को आप अच्छे से विजुलाइज कीजिए। ऐसे बनाया, मतलब आपको सामने से जो दिखेगा वो केवल इसका ये वाला सिरा दिखेगा, दिख रहा है हमें। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है,
वेलोसिटी ऐसे है तो इस डायरेक्शन में उसमें करंट होती है, इसमें कहीं कोई दो राय तो नहीं है। जब हम करंट की डायरेक्शन एक बार देख लेंगे, करंट की डायरेक्शन हमें पता पड़ जाएगी, तो फोर्स भी देख लेंगे। तो हमने बताया कि देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट जस्ट अंदर की तरफ है, सही है, तो फोर्स किधर लगेगी, जस्ट इस साइड में, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है इस साइड में एक्ट करेगी, राइट। अब ये कांस्टेंट स्पीड तभी चल सकती है जब इस पर कोई नेट फोर्स ना लगे, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रही है तो लगातार इसमें स्पीड इंक्रीमेंट होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, और बैक डायरेक्शन में लग रही है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब इसके पास मास भी है, तो आपको पता है कि नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, और इस साइड में कौन सा फोर्स लगेगा, mg साइन थीटा, राइट, और इस साइड में कौन सा फोर्स लगेगा, mg cos थीटा, राइट। और Fm का दो कंपोनेंट, अगर ये थीटा है, ये थीटा ही है ऑब्वियसली, तो ये थीटा हो जाएगी, तो Fm का इस साइड में कौन सा कंपोनेंट होगा, Fm cos थीटा, समझ पा रहे हो। अब आप बताओ कि इंक्लाइन प्लेन पर चलने के लिए, एक कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ही फोर्स ऊपर लगनी चाहिए। तो यहाँ पे बस वही लिखेंगे, फॉर कांस्टेंट फोर्स, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, जो mg साइन थीटा नीचे लग रही है वो किसके इक्वल होना चाहिए, Fm cos थीटा के इक्वल। Fm मैग्नेटिक फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स होती है I/B/L, क्लियर है, I/B/L, और I मतलब L और B के बीच एंगल कितना है, ऑब्वियसली 90 डिग्री, तो साइन थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। अब जहाँ तक करंट की बात है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी ये कैसे पता पड़ेगा, करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रॉड को दौड़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से वॉच करेंगे, खूब अच्छे से वॉच करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है गाइज, मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ऊपर की तरफ है, ऐसे जस्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो रॉड आ रही है, रॉड ऐसे तो नहीं कट कर रही है, रॉड तो एंगल पे कट कर रही है, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा, ठीक है। ये थोड़ा इस तरह से है, थोड़ा फिल करने की जरूरत है। जस्ट लाइक ऐसे है, मतलब देख रहे हो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसा, जस्ट ऐसा स्ट्रक्चर समझो, झुका हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन, जिस प्लेन में दौड़ रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ग्राउंड वाले के परपेंडिकुलर है। तो नो प्रॉब्लम, इस मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट देख लेंगे, क्योंकि इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी को तो कट करने से होगी ना, BVL। तो कमाल की बात ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो B जस्ट ऊपर है, ये थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है, क्लियर है गाइस। तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगी, ये अभी आपको लग रहा हो कि ऐसे प्लेन में है, लेकिन ये प्लेन नहीं, दरअसल परपेंडिकुलर है। तो ये क्या होगी, अगर आप अच्छे से बात करें तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगी, थीटा, तो ये बी की कौन सी हो जाएगी, कॉस थीटा कंपोनेंट। थोड़ा इसको समझना जरूरी है, आप इसको प्रैक्टिकली सोच के देखिए, प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि हमारे पास कोई ऐसे पैरेलल रेल है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। अगर ऐसे होता तो सीधे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और इस तरह से मोशन, तो 90 डिग्री पर वो मोशन करती। अगर ये थोड़ा ऐसे झुक गई है, थोड़ा सा ऐसे झुक गई है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब सोचो, एक लाइन है ऐसे, एक लाइन है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मेरे को इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना पड़ेगा, उस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। तो क्या आता है, B cos थीटा आता है, ठीक है। तो अगर मैं I निकालूं तो I क्या होगी, B उस जगह की, लेकिन B नहीं बल्कि B cos थीटा, और उसकी वेलोसिटी जिस समय जो हो, B भी और L तो L है, तो B भी L हमने कर लिया, बट ये तो EMF है, डिवाइडेड बाई R करना जरूरी है, और ऑलरेडी यहाँ पे BL cos थीटा हो जाएगी, क्लियर है। सो दिस इज mg साइन थीटा इक्वल्स B स्क्वेयर L स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, और भी आप देख सकते हैं बाई R, क्लियर है। अब यहाँ से आप B चाहो तो निकाल सकते हो, यहाँ से आप जो भी चाहो तो वो बड़े आसानी से निकल जाएगा।
तो यहाँ से अगर हम चाहें भी निकालना तो वो भी हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें छोटी तो नहीं होगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये सवाल बहुत ही शानदार है, शानदार इस सेंस में है क्योंकि इसमें जो हर जगह पर हमें चीज़ों को सोचना है, फोर्स के डायरेक्शन को भी सोचना है, करंट किस साइड में फ्लो कर रही है उसको भी सोचना है, और ईएमएफ निकालने के लिए, इसमें ईएमएफ निकालने के लिए भी थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जरूर बहुत आसानी से साथ स्टार्ट किया है, mg साइन थीटा बराबर एफ एम कॉस थीटा, वो कैसे आपको दिख रही है, लेकिन एफएम निकालने के लिए हमें आई बेल चाहिए, ये भी लिख दिया, सही है, और आई निकालने के लिए हमें परेशानी है, तो वो मैंने अभी आपको समझाया काफ़ी डिटेल में। ठीक है गाइज, तो इस तरह से सवाल यहाँ भी फ्रेम हो सकते हैं और इस तरह के सवाल भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो चलिए इस चीज़ को जल्दी से कॉपी कीजिए, अभी एक दो सवाल और लगाएंगे और कुछ नई चीज़ सीखेंगे आज। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आगे एक छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा कंसेप्ट समझो या फिर क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो मैं कंसेप्ट के ही रूप में करता हूं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन, कॉइल रोटेट करेगी, ध्यान रखिएगा, इन मैग्नेटिक फील्ड। राइट, समझेंगे। सपोज कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे। ठीक है, और यहां हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोई कॉइल है इस टाइप से, बहुत सारे टर्न्स है इसमें, और इसके टुवार्ड्स है ना इस तरीके से ये गोल गोल घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे। इसकी लेंथ कुछ लेट कर लेते हैं L, और ब्रेथ भी कुछ लेट कर लेते हैं B। ठीक है, और ओमेगा से ये घूम रही है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। इसकी लेंथ ऐसे और B, इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लेता हूं कि कैपिटल N है। ऐसा स्ट्रक्चर सिंपल समझिए, हमारे पास ऐसा, ऐसा और ऐसा, समझ पा रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है। तो अभी स्टार्टिंग में देखा जाए तो मान लीजिए ऐसे है, फिर धीरे धीरे रोटेट करके ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, मतलब लगातार वो घूमती रहेगी, बार बार अपने आप को रिपीट भी करती रहेगी। इज इट क्लियर? तो सवाल यही है कि कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इसमें, है ना, ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। तो इसमें कुछ चीजें मैं मान लेता हूं, कैपिटल N को बोलता हूं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और A को मानता हूं एरिया ऑफ कॉइल। हालांकि ये कॉइल के शेप पे डिपेंड नहीं करेगी, अगर हम कोई सर्कुलर कॉइल भी ले ले तो चीजें वैसे ही होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉइल हमने दे लिया A। हालांकि यहाँ के केस में क्या होगी, वो L इंटू बी होगी। अगर कोई सर्कल टाइप का है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक सही है। अब मेरे को एक चीज बताइए, स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर B के मान लीजिए कि पैरेलल है, स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये कुछ ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ऐसी होगी, तो B और ये दोनों सेम ही है, B तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जैसे ये चीजें रोटेट कर जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ऐसे एक बार 90 डिग्री, फिर ऐसे 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 होता चला जाएगा, फिर 180 डिग्री, समझ रहे हो, फिर वापस रिपीट कर जाएगा। तो ये चीजें होती रही। तो मान लीजिए कि किसी भी इंस्टेंट पे इसका एरिया वेक्टर कुछ इस साइड में हो गया, कुछ एंगल बनाने लगा, ठीक है, B के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाने लगा, ठीक है, और ये थीटा इस ओमेगा के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, बिकॉज ओमेगा जैसे होगा ओमेगा के अकॉर्डिंग थीटा चेंज करेगा। ठीक है गाइज, तो सपोज करो इन टाइम t कितनी एंगल रोटेट कर जाएगा, वो एंगल रोटेटेड बाई कॉइल कितनी होगी। सो दिस थीटा विल बी ओमेगा टाइम्स ऑफ टी। दिस इज वेरी सिंपल, ओमेगा टाइम्स ऑफ टी, राइट, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। अच्छा ठीक है, तो उसमें कितनी फ्लक्स आ जाएगी ना, उस समय की फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे कितनी फ्लक्स होगी। तो फ्लक्स होती है B इंटू एक टर्न से, तो ऐसे से अगर n टर्न्स होगा तो n से हो जाएगा, क्लियर है, एक टर्न रहता है तो B डॉट A, और ऐसे ऐसे कैपिटल N टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई, तो ये B
और एरिया के जगह पर, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें ये गलत है थोड़ा, बी डॉट ए होना चाहिए इंटू एन, राइट। तो बी ए टू ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बी और ए के बीच उस समय थीटा एंगल है, और बी जो भी है एरिया भी रहने देता हूं मैं, कॉस थीटा की जगह पर कॉस ओमेगा टी लिख देता हूं, क्लियर है, इंटू एन। यहां तक में तो कोई इशू नहीं है। अगर आप खूब अच्छे से वाच करेंगे तो यहां जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड करने लगी। किस पे डिपेंड करने लगी, टाइम पे। तो ये बी ए एन कॉस ओमेगा टी। अब फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, राइट। तो डी फाई बाई डी टी, अच्छा पहले डिफरेंशिएट चुपचाप कर लेते हैं। तो डी फाई बाई डी टी करेंगे तो क्या होगा, बी ए एन, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन वापस हम टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए एन आपको आता होगा डिफरेंशिएशन करने, कॉस ओमेगा टी का ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का ओमेगा पीछे करते हैं, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा। सो माइनस बी ए एन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, इज इट क्लियर। तो ये डी फाई बाई डी टी हो गया। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है आपको पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, इज इट क्लियर। सो ये आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, इज इट क्लियर। तो ये चीज है गाइस, ईएमएफ बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसमें अच्छे से वाच करें, ये जो इसका ईएमएफ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल है, बिल्कुल कहीं ना कहीं वेरिएबल है, और साइन ओमेगा टी एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअसली एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट करती है। ग्राफ आपको पता ही है। तो इसका मतलब है कि जो ईएमएफ है वो एक रिपीटिंग होगी, पीरियोडिक जैसी होगी, कुछ इस तरीके की होगी। ई और टी के बीच का अगर हम ग्राफ खींचे तो कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इस कांस्टेंट को ई नॉट बोल लें तो ये ई हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं इंड्यूस्ड करंट निकालूं, अगर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अगर आर है तो मैं क्या लिखूंगा, ई बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए एन बाई आर, ओमेगा छूट रहा है, दिस इज साइन ओमेगा टी। तो साफ क्लियर है कि करंट भी कैसी होगी, पीरियोडिकली चेंज करेगी। अब गाइस ऐसे करंट जो कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन चेंज करे, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है लेकिन डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉन्स्टेंटली अपने डायरेक्शन को लगातार चेंज करे, जैसे कि एक सर्टेन टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करे लगातार, अभी पॉजिटिव है फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो हमें कमिंग चैप्टर्स में पढ़नी है। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जिसको बोलते हैं। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है कहीं ना कहीं वो इसी तरीके से प्रोड्यूस होती होगी, और डेफिनेटली ये बात फैक्ट भी है कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो एसी जनरेटर्स होते हैं उसमें इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। एसी जनरेटर का ये कंसेप्ट एक्चुअली आप पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल पढ़ रहे हो। जब हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरह की चीजों को जरूर हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो हमने क्या आपको बताया फाइनली, उस चीज को एक बार फिर से समझिए। मैंने आपको बताया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें कोई कॉइल अगर रोटेट कर रही हो तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज करती है। फ्लक्स इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ टाइम, जो दिखा है यहां पे, यस। सो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो ईएमएफ मिलेगी वो भी टाइम की फंक्शन है और करंट भी टाइम की फंक्शन है, लेकिन ये टाइम की फंक्शन तो है बट वो साइन या कॉस में वैरी कर रही है, मतलब वो पीरियोडिक है, मतलब वो रिपीटिंग है। और इसी टाइप के करंट या ईएमएफ को अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं, जो एसी जनरेटर में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो होपफुली गाइस ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें कुछ खास है नहीं, आपको सिंपल एरिया देखना है। यहां एरिया की जगह पर इस केस में आप एल इंटू बी भी डाल सकते हैं, कोई सर्कुलर होगा तो आप पाई आर स्क्वायर भी डाल सकते हैं। सवाल इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, केवल फॉर्मूला पुट करना है और अपने को आंसर करनी है। हाँ, इसमें एक दो बात और हो सकती है, आपसे कोई पूछ ले कि ई मैक्सिमम क्या होगा, तो भाई साइन ओमेगा टी का मैक्स वैल्यू क्या होता है 1, आप इसके जगह पर 1 डाल लो, यही मैक्स वैल्यू होगा, मैक्स ईएमएफ होगा, ये मैक्स करंट होगा। इज इट क्लियर?
तो कुछ भी खास इसमें नहीं है। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सवाल करते हैं। सवाल देखने में थोड़ा टफ फील होगा, लेकिन सवाल का जो आइडिया है बहुत ही आसान है। उसे थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज्योमेट्री वगैरह यूज करके। सवाल कुछ ऐसा है, ये सवाल आपको जनरल बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे। एक सर्कुलर रीजन है और इस रीजन में इसकी रेडियस कुछ दे देता हूं, राइट, कोई भी डेटा हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इनसाइड है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है। डेटा डाल के भी कर सकते हैं या जनरल भी कर सकते हैं। तो चलो मैं बी का वैल्यू दे देता हूं, मान लो कि ये 2 टेस्ला है, राइट, और जो रेडियस की बात मैं कर रहा हूं इसकी रेडियस 4 मीटर ले लेता हूं, राइट, ऐसे। अब हो ये रहा है कि यहां पे एक इसी साइज का एक रिंग है, मतलब लूप टाइप का है, एक रिंग है और वो ऐसे मूव कर रहा है। तो अभी यहां पे पूरा पैक किया हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उस लूप से एरिया लगातार, फ्लक्स लगातार चेंज करेगा, बिकॉज फील्ड तो इतना ही दूर है। तो अभी अगर यहां पे पूरी की पूरी अगर लूप है तो पूरी फ्लक्स इतनी होगी, राइट, बी इंटू एरिया। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर फ्लक्स धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर सी बात है। तो आपसे ये पूछा गया है कि किसी पर्टिकुलर टाइम हम लोग सेट कर लेंगे, क्या उसमें ईएमएफ होगी। हमारे पास कोई इस तरह से लूप है, सेम लूप है, और ये ऐसे v वेलोसिटी से जा रही है। और अगर मैं v का वैल्यू कुछ दे दूं डेटा समझने के लिए, तो 10 मीटर पर सेकेंड दे देता हूं, राइट। सो 10 मीटर पर सेकेंड इससे वो जा रही है ऐसे। तो आपसे पूछा गया है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रिंग एट t इक्वल्स टू सेकेंड, राइट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ध्यान रहे इस बात का है कि दोनों का साइज क्या है, सेम है। कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे। अब भाई एक चीज तो आपको पता है कि जब भी कोई फील्ड होती है, जब भी कोई फील्ड होती है और जब ऐसे मूव करता है, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप अगर भी मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि इनिशियल से लेकर के फाइनल तक हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर मान करके और तब काम कर रहे होते हैं। याद होगा ये सब चीज। तो अगर मेरे पास ये वाली लूप, अगर आप अच्छे से देखें, मैं थोड़ा सा छोटा साइज बनाता हूं। अगर हमारे पास ये लूप है और एक लूप इस तरीके से दौड़ के ऐसे बाहर जा रही है, राइट, तो किसी टी टाइम में अपन को आंसर 2 सेकेंड पे करनी है, बट किसी भी टी टाइम पर हम लोग क्या देखना चाहेंगे कि कितनी ईएमएफ जनरेट है। तो सबसे पहली काम तो ये कि सबसे पहले ये रॉड की लेंथ हम समझेंगे। ये जो सेक्शन है इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही, मतलब अगर ये मूव कर रही है, बेसिकली ये मूव करा देंगे क्योंकि इनिशियल से फाइनल में ये स्ट्रेट ही है, राइट। तो ये सोचते हैं कि भाई इसकी लेंथ क्या है बेसिकली। अब सोचिए, चूंकि ये v वेलोसिटी से जा रही है तो किसी t टाइम पर ये कितनी खसक जाएगी, है ना। इसकी ये वाली एंड पहले कहां थी, यहां रही होगी, नो डाउट। ये वाली एंड इसकी पहले कहां रही होगी, पूरा पैक था तो यहां पे रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, कहां पे रही होगी, यहां पे रही होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस तो vt होगी। t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, vt। अच्छा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले ये वाला पूरा पोर्शन इस पे ऐसे कवर अप किया होगा, तो ये वाला पोर्शन यहां से यहां ट्रेवल किया होगा टी टाइम में, तो ये वाली डिस्टेंस vt हो गई, राइट। यहां तक मेरा कोई इश्यू ही नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहूं तो कितनी होगी ये वाली डिस्टेंस। हालांकि ये डिस्टेंस अगर निकालने, ये दोनों डिस्टेंस नेचुरली इक्वल होगी, राइट, चूंकि सेम साइज का है। तो अब देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरी डिस्टेंस तो आप निकाल पाओगे बहुत आसानी से। थोड़ा अकल लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग अच्छे से देखिएगा। देखिएगा जी, अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करें। ये मान लो सेंटर है ये, राइट। तो अगर मैं ये सेंटर मान लूं, राइट, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालूंगा, ध्यान से देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरी डिस्टेंस 2r है, वेरी गुड। पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2r। तो अगर मैं 2r में से ये vt घटा लूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस देखिए क्या है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 2r में से vt माइनस करना पड़ेगा, तो ये है आपका 2r माइनस vt।
क्लियर है? तो ये वाली डिस्टेंस हमने पता कर लिया, 2r माइनस वी टी। क्लियर है? अच्छा, बहुत अच्छा, यहां तक में तो कोई इश्यू ही नहीं है। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस फिर कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस, राइट, ये वाली डिस्टेंस जब तक नहीं निकलेगा, ये तो रेडियस पता ही है, तो ये वाली डिस्टेंस जब नहीं निकलेगा तब तक, आर तो पता ही है, तब तक ये नहीं निकलेगा, और ये नहीं निकलेगा तो पूरी लेंथ नहीं निकलेगी। हमारा मकसद क्या है, समझ रहे हो? हमारा मकसद है कि अगर पूरी लूप जा रही है तो पूरी लूप की इनिशियल और जो फाइनल कांटेक्ट पॉइंट जो है, जहां तक फील्ड में है, वो दरअसल उसको मिलाएंगे तो एक रॉड की तरह वो बिहेव करेगा। तो हमें जो ईएमएफ निकालना होगा तो बी भी और उसकी लेंथ तो हमें वो एल निकालनी है, यही हम लोग प्लान कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो हम ये निकाल लेंगे, उसका डबल कर लेंगे तो आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिए आप लोग, ये अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो ये टोटल डिस्टेंस आर है। टोटल डिस्टेंस क्या है? ओसी, ओसी में लिख रहा हूं, देख रहा हूं, ओसी लिख रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस मैं लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस तो आर है, वेरी गुड। तो ओसी लिखने के लिए टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटानी पड़ेगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये टोटल की आधी, तो आर में से 2r माइनस वी टी बाई 2। समझिए अच्छे से, ये पूरा यहां से यहां आर है, में से किसको घटा दूं? दिस, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी की आधी है, पूरी की आधी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आर बचेगा प्लस ये OC पता पड़ गया। तो O से लेकर के C तक की डिस्टेंस पता पड़ गई, तो हम लोग ये AO डिस्टेंस आराम से निकाल पाएंगे। तो AO डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा? आर स्क्वेयर माइनस OC स्क्वेयर का रूट अंडर वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा। इसलिए पूरी AB लेंथ की मैं बात करूं तो 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई 4। आप एलसीएम ले सकते हो, टू कट जाएगा, राइट। तो ये ए बी डिस्टेंस पता पड़ गया। क्लियर है? अब हो गया काम खत्म। अब क्या करेंगे? ईएमएफ चाहिए, बी भी एल कर लेंगे। बी आपको पता है, भी आपको पता है, और एल तो आपने देख ही लिया, राइट। सारे डेटा डाल देते हैं। बी हमने यूज किया है 2 टेस्ला, वेलोसिटी हमने यूज किया है 10 रूट अंडर 4, आर हमने यूज किया है 4 जा 16, और भी स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा 100, और टाइम की बात कर ले तो टाइम है 2। तो गाइस इसमें कहीं कुछ थोड़ा बहुत इशू हो गया है। इशू ये हो गया है कि अगर आप अच्छे से देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये निगेटिव आ रहा है, मतलब क्वेश्चन के सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो कोई इशू नहीं है, वो तो हम लोग तुरंत ठीक कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस इसको हम लोग क्या कर लें? 1 कर लें। क्या कर लें? 1 कर लें, कोई इशू नहीं है। चूंकि वो अपना छोटा सा प्रॉब्लम है, वो आप समझ रहे हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सो टाइम क्या था? 2 है ना, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। मैं क्रॉस चेक नहीं किया था क्वेश्चन को, नॉर्मली सवाल सेट कर रखा था। तो 20 रूट अंडर 60, राइट। इसका जो भी वैल्यू आता है वो आप निकाल लो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे सवाल हम लोग डील किए। मतलब किसी भी टी टाइम पर हमने देखा कि भाई किसी भी टी टाइम पर ये वाली लेंथ क्या है, राइट। क्योंकि ये वाली लेंथ से ही हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे EMF इज इक्वल टू बी भी एंड दैट एल। होपफुली मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, कुछ भी खास नहीं है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, और अब गाइज हम लोग मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग एक नई टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं भी किसी भी स्पेस में टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड दी जाए, मतलब किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करी जाए, हर पल टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या इंड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होती है, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, लेकिन ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है। और टाइम वेराइंग जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है उसकी नेचर थोड़ी अलग होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है तभी तो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में बात करते हैं अपन।
लेकिन जिस टाइप के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन की बात कर रहे होंगे वो एक अलग टाइप की होगी। मतलब अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है वैसा फील्ड नहीं होगा वो दरअसल नॉन कंजर्वेटिव होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है जनरली, राइट? या हमने कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ा है अभी तक, लेकिन वैसे फील्ड क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव। ध्यान है उसमें याद होगा कंजर्वेटिव फील्ड्स वगैरह में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती थी, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वो क्लोज लूप बनाएंगी। ठीक है, तो ये कमाल की चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में, जो कि बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कॉम्पिटिशंस के लिए, बोर्ड में ये नहीं पढ़ना है। तो चलिए गाइस रखते हैं आज के वीडियो सेशन को, इतना ही, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।